Assalamualaikum class 7th, how are you? Hopefully you all are fine. कैसी गुजर रही हैं आप लोगों की छुट्टियां? चलें छुट्टियों के साथ साथ आज हम पढ़ने का काम भी स्टार्ट करते हैं ताकि आपकी पढ़ाई भी साथ साथ जारी रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चलते हैं अपने यूनिट नंबर 1 की तरफ। यूनिट नंबर 1 का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म। सबसे पहले हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज़म क्या चीज़ होती है। लिविंग ऑर्गेनिज़म हर उस चीज़ को कहते हैं बेटा जो ब्रीथ कर सके, जो खा पी सके, जो सांस ले सके, ठीक है। जैसे अब ह्यूमन्स हैं, हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ह्यूमन भी क्या आगे लिविंग ऑर्गेनिज़म। ऐसे ही एनिमल्स भी क्या आगे लिविंग ऑर्गेनिज़म। और प्लांट्स को भी ज़िंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, तो इस तरह प्लांट्स भी क्या आगे लिविंग ऑर्गेनिज़म। ऐसे ही बेटा होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म कौन से होते हैं? हर वो चीज़ जो सांस ना ले सके, ना ही मूव कर सके, ना ही ग्रो कर सके, ना ही कोई खा पी सके। जैसे अब आपकी पेंसिल, ठीक है, आपका स्कूल बैग, आपका यानी आपके पास और क्या, आपकी बुक्स हो गई, वो भी नॉन लिविंग थिंग है। आप जिस चेयर पे बैठे हुए हैं वो चेयर भी नॉन लिविंग है। तो हर वो चीज़ जो ना तो सांस ले, ना वो ग्रो करे, और ना ही वो जो है वो कुछ खाए पिए, तो उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम ये पढ़ते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या चीज़ है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ढांचा आप बोल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर के बग़ैर ना तो कोई चीज़ मूव कर सकती है, ना ही कोई चीज़ ग्रो कर सकती है, और ना ही किसी चीज़ की जो है वो सही से शक्ल बनी होती। अब आप देख लें, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अब ह्यूमंस को देख लें, तो ह्यूमंस की बॉडी भी जो है वो उसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। बोन्स से मिलके हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। हमारे अंदर जो है वो बहुत सी बोन्स मिलके पूरा जो है वो एक स्केलेटन बनाती, एक स्ट्रक्चर बनाती है। तभी जाके पता चलता है कि हाँ जी ये इंसान है, ये एनिमल है, ये कोई बर्ड है या फिश है, जो चीज़ भी है वो अपने स्ट्रक्चर से उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू two main parts, vegetative part and reproductive part. अब वो कह रहे हैं कि एक फ्लावर जो होता है, एक फ्लावरिंग प्लांट जो होता है, ठीक है, उसके दो मेन हिस्से होते हैं। कौन कौन से दो मेन हिस्से होते हैं? एक को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, और एक को बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट, और एक को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम पढ़ते हैं कि वेजिटेटिव पार्ट में कौन से होते हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन से हिस्से आते हैं। हम दोनों टॉपिक्स को अलग-अलग पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव पार्ट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द स्टेम, रूट एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। ये आपके पास पौधा है, ठीक है, मैं यहाँ एक पौधा बना लेती हूँ आपके सामने। ये आगे जी, ये अंडरग्राउंड उसकी क्या आ गई है? स्टेम आ गई है, ठीक। ये अंडरग्राउंड उसकी रूट आ गई है। ये आ गई है स्टेम, और स्टेम के साथ क्या लगता है? पत्ते भी होते हैं और फ्लावर भी होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो स्टेम होती है, स्टेम, लीव्स और रूट, ये तीनों पार्ट जो होते हैं इन्हें बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। स्टेम, रूट और लीफ, इन्हें वेजिटेटिव पार्ट बोला जाते हैं। दे फॉर्म द मेन बॉडी ऑफ प्लांट। ये प्लांट का जो है ये मेन बॉडी बनाते हैं। इनके बगैर प्लांट जो है वो इनकम्प्लीट होता है। ये मेन बॉडी है, यानी मेन पार्ट ऑफ द प्लांट है। उसके बाद अब हम एक एक पार्ट के बारे में पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला पार्ट है द स्टेम।
द स्टेम इज़ द पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रो अबव द ग्राउंड। अब स्टेम कौन सा हिस्सा है पौधे का? वो हिस्सा जो ज़मीन के ऊपर ग्रो होता है। ये नीचे ये ज़मीन है, ठीक है, इसके नीचे रूट होती है और जो स्टेम जो ऊपर ग्रो होने वाला पार्ट है किसी भी पौधे का, इसे स्टेम बोलते हैं। इट बेयर लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट। कहते हैं कि इसके साथ क्या क्या लगते हैं? लीव्स भी इसी के साथ लगते हैं यानी पत्ते। बर्ड्स, बर्ड्स भी यानी जो होती हैं बर्ड्स, यानी फ्लावर की जो बर्ड्स होती हैं पहले, वो भी इसी के साथ लगते हैं यानी पौधा इसी के साथ, फूल इसी के साथ लगते हैं। और फिर इसी पहले ये बर्ड होता है, फिर ये फ्लावर बन जाते हैं और देन यही वाला जो है क्या बन जाते हैं? फ्रूट बन जाता है। ठीक है, साथ साथ हम इस चैप्टर में आगे पढ़ते जाएंगे कि कैसे एक स्टेम के साथ पहले बर्ड लगता है, फिर उससे वो फ्लावर बनता है एंड देन दिस फ्लावर कन्वर्टेड टू फ्रूट। तो ये हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। उसके बाद हमने वेजिटेटिव पार्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर लिया था। वेजिटेटिव पार्ट के कौन कौन से हिस्से होते हैं? स्टेम होती है, रूट होती है, लीव्स होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने स्टेम के बारे में पढ़ा था। तो आपको मैंने समझाया था कि जो ज़मीन से ऊपर वाला जो पौधे का हिस्सा होता है जिसके साथ पत्ते और फूल लगते हैं उसे स्टेम कहते हैं। तो आज हम इसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, इसकी खसूसियात पढ़ेंगे कि स्टेम के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। चलें जी। The stem is usually erect and upright, but some stems grow horizontally along the ground, like those of the strawberry plant. Some stems are long, thin, and weak, as in climbing plant, or they are thick and fleshy, as in bulb and corm. तो इसके बारे में पहले आपको बताती हूँ, एक एक पैराग्राफ के बारे में आपको बता दूंगी। वो कह रहे हैं कि स्टेम जो होती है वो यूजली इरेक्ट और अपराइट होती है, यानी वो ऊपर ही की तरफ खड़ी होती है जो स्टेम होती है ज़मीन से। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम जो होती है वो हॉरिजेंटली ग्रो करती है, यानी ये ज़मीन है और इसके साथ इसी तरह ग्रो करती है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा जो छोटे छोटे हर्ब्स होते हैं, ठीक है, छोटे प्लांट होते हैं, उनकी जो स्टेम होती है वो ज़मीन के साथ, जैसे बेल हो गई, वो ज़मीन के साथ ही हॉरिजेंटली, इस तरह की चीज़ को हॉरिजेंटल बोलते हैं। और जो इस तरह पर हो, ठीक है, इस तरीके से, और जो ऊपर की तरफ होती है उसे वर्टिकल बोलते हैं। तो इनका कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि वो हॉरिजेंटली यानी ज़मीन के साथ क्या करती है? ग्रो करती है वो स्टेम। ठीक, कुछ स्टेम्स ऐसी होती हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी प्लांट की होगी। इसी तरह कुछ स्टेम्स मोटी होती हैं, कुछ पतली होती हैं, कुछ जो होती हैं क्लाइंबिंग प्लांट होती हैं, यानी देखें बेटा, एक बड़ा जो तनावर दरख्त होता है उसकी स्टेम इतनी मोटी होती है, ठीक है, ये उसकी स्टेम। इसी तरह एक पतला सा पौधा होता है, उसकी स्टेम पतली होती है। यानी कि स्टेम की मुख्तलिफ़ किस्म होती है। कुछ जो होती है, आपने बनाना का ट्री नहीं देखा होगा, अगर देखा हुआ है तो आपको पता है उसकी फ्लैशी सी स्टेम होती है, यानी उसके ऊपर कोई नहीं चढ़ सकता बनाना के ट्री के ऊपर। इसी तरह जो स्टेम होती है वो, इसमें स्टेम की टाइप्स बताई हुई हैं ये फर्स्ट पैराग्राफ में कि स्टेम मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। उसके बाद के लीव्स एंड बर्ड्स ग्रो ऑन द स्टेम फ्रॉम swollen एरिया कॉल्ड नोड्स। द स्पेस बिटवीन टू consecutive nodes is called the internode. Some stems, such as those of potatoes and ginger, grow underground and store a lot of food. These have birds nodes and internode and classified as underground stem. तो अब आपको इस एरिया के बारे में बता रहे हैं कि स्टेम के ऊपर जो होती है वो एरिया जहाँ से पौधे भी, यानी कि पत्ता भी निकले, फूल भी निकले। जैसे अब यहाँ पे ये जगह है जहाँ से आगे पत्ता और फूल निकल रहे हैं, तो इस जगह को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नोड। ठीक है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, जहाँ से आगे फिर क्या होता है? पत्तों वाली स्टेम निकलती है, ये भी नोड है। और अब इंटर नोड क्या चीज़ है? वो कह रहे हैं दो नोड्स के दरमियान जो एरिया होता है, एक मिनट में इसके लिए कलर चेंज कर लेती हूँ आपको, चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए, ये भी नोड है, ये भी नोड है। अब इनके दरमियान ये जो एरिया है, ये जो स्टेम का ये वाला हिस्सा है, इसे बोलते हैं इंटर नोड। ठीक है, तो अब आपको इंटर नोड के बारे में समझ आ गई होगी। तो लिखा हुआ है लीव्स जो होते हैं वो बर्ड से ग्रो होते हैं, उसकी जो मोटी वाली जगह होती है जिसे नोड बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरह दो नोड के दरमियान जो एरिया होता है, स्पेस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड, उसे इंटर नोड कहा जाता है।
और क्या बताया हुआ है कि कुछ स्टेम्स ऐसी होती हैं जो अंडरग्राउंड ग्रो करती हैं, ठीक है, जैसे जिंजर की, ठीक है, ये देख लें, ये जिंजर प्लांट है, ये ज़मीन के अंदर ही ग्रो करता है। जैसे बेटा अब आप हमारे एरिया में तो क्या है, ऑनियन प्याज ही जो है ना, वही जो है वो लगता है, तो वो क्या होता है, ज़मीन के अंदर लगता है, ठीक है। वो जो खाने वाला हिस्सा होता है ना, वो इस तरह होता है ना, वो एक ये टैप रूट होती है पूरी बड़ी सी, ये इस तरह नीचे होता है, और ऊपर उसकी जो होता है वो ग्रीन कलर की फ्लैशी सी ऊपर ग्रीन प्लांट होते हैं, ठीक है। और हम ये नीचे वाली जगह खाते हैं क्योंकि ये उसकी स्टेम अंदर ग्रो करती है, ठीक है, जैसे जिंजर होगी, अदरक, और इसी तरह ऑनियन वगैरह, और अंदर ही इसकी जो होती है वो फूड स्टोर होती है। Young stems are green because they contain chlorophyll. They also have tiny holes or stomata for the exchange of gases. और आपको पता है जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या, कहाँ से, वो सूरज की रोशनी से, क्लोरोफिल जिस पत्ते में होता है वो सूरज की रोशनी की मदद से फिर खुराक बनाता है, और उस पत्ते का रंग भी ग्रीन होता है। वो तमाम पत्ते जिनका रंग येलो पड़ जाता है उनमें क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है और वो कभी भी अपनी खुराक नहीं बना सकते, ठीक है। और स्टोमेटा किसे कहते हैं, पत्ते के नीचे छोटे 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 होल्स होते हैं जिनसे गैसेस एक्सचेंज होती हैं और उन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। चलें जी, पेज नंबर 2 पे फंक्शन ऑफ स्टेम के बारे में हम पढ़ रहे थे। मैं इस पैराग्राफ की रीडिंग करके फिर एक साथ ही आपको सारा समझा देती हूँ। The stem bear the leaves, birds, flower and fruit of the plant and space out the leaves so that each leaves obtain air and sunlight. It transport water from the root to the leaves. It also transport prepared food from the leaf to all part of the plant. It hold the flower exposed to air so that can be pollinated by insects or by wind. Photosynthesis take place in younger green stems. Some stems are store food and therefore become thicker and fleshy. ठीक है जी, आज हम पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ स्टेम, यानी कि स्टेम के काम क्या होते हैं। तो वो कह रहे हैं स्टेम्स बियर लीव्स एंड बर्ड्स, स्टेम के साथ क्या होते हैं, पत्ते होते हैं, कोंपलें होती हैं, फूल होते हैं, ये सब कुछ होता है, और फ्रूट होता है। जो लीव्स होते हैं, क्या कह रहे हैं कि जो इट स्पेस आउट द लीव्स सो दैट ईच लीव्स ऑब्टेन एयर एंड सनलाइट। इसमें से क्या होते हैं, लीव्स होते हैं जिनमें क्या होती है, सनलाइट और एयर की मदद से वो खुराक तैयार करते हैं। और यही स्टेम का क्या काम होता है, एक तो ये क्या करती है, ये खुराक जो है पूरे पौधे तक लेके जाती है। इट आल्सो ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर, यही लिखो, इट आल्सो ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी कि इसका क्या काम होता है, ये पत्ते से खुराक, तैयार शुदा खुराक सारे पौधे में लेके जाती है। इट होल्ड द फ्लावर एक्सपोज टू द एयर so that they can be pollinated by insects or by the wind। तो वो कह रहे हैं कि ये पौधे को यानी अपराइट स्टैंड रखती है, और ये इसी की मदद से जो है ये पोलिनेशन का अमल भी होता है बाय विंड और बाय इंसेक्ट। कोई भी, अब आगे रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको सही से समझ आ जाएगी। कोई भी पौधा या हवा की साथ जो है पत्ते या इसमें से कुछ भी वो जो होते हैं ना पोर्स वगैरह, वो उड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं स्टेम से, तो वहाँ पे जाके और ज़्यादा फूल पौधे लग जाते हैं वहाँ पे, जो और स्टेम्स बन जाती हैं। मीन्स के पोलिनेशन का अमल भी इसके साथ होता है। उसके अलावा ये इसका और क्या काम है, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन यंग ग्रीन स्टेम। तो ग्रीन स्टेम का क्यों लिखा हुआ है यंग ग्रीन स्टेम में, वैसे तो हमने पढ़ा था कि पोलिनेशन फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्रीन लीव्स में होती है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेक प्लेस इन यंग ग्रीन स्टेम, कि ग्रीन स्टेम जो बिल्कुल नए पौधे होते हैं ना जिनकी यंग ग्रीन स्टेम होती है, तो उनमें भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। टाइम के साथ साथ फिर स्टेम के और काम जब बढ़ते जाते हैं तो वो सारे का सारा काम लीफ पे छोड़ देती है, बाकी अपने आप को अपराइट करना और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू द प्लांट, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू द प्लांट, वो अपने बाकी सारे काम सर अंजाम देती है। सम स्टेम स्टोर फूड एंड देयरफॉर बिकम थिक एंड फ्लैशी। कुछ स्टेम्स ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, फूड को स्टोर करती हैं, जिसकी मदद से फूड क्या होती है, जो स्टेम होती है वो और ज़्यादा थिक यानी मोटी और फ्लैशी सी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम अगले पेज पे, रूट के बारे में पढ़ते हैं। रूट क्या है, तो रूट के बारे में लिखा हो, द रूट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ नॉन ग्रीन इन कलर। यानी कि ज़मीन के नीचे वाला जो हिस्सा पौधे को होता है, अंडरग्राउंड पार्ट जो होता है वो रूट होती है, और वो ग्रीन कलर का नहीं होता। इट डज नॉट बियर द लीव्स, बर्ड्स और बट इट ग्रोज पॉइंट और रूट टिप बाय विच इट इंक्रीज इन लेंथ।
कह रहे हैं कि इसके साथ न पत्ते होते हैं न बर्ड्स होते हैं, बल्कि इसका क्या काम होता है, इसकी जो रूट टिप्स होती हैं ये, इनसे ये मज़ीद इंक्रीज़ करके लंबी लंबी ज़मीन में कहाँ कहाँ तक, जितना बड़ा दरख्त होता है उतनी बड़ी ज़्यादा उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर तक गई हुई होती हैं। द टिप इज़ प्रोटेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग रूट कैप, और उन टिप्स पे क्या होता है, रूट कैप लगी होती है इस तरह की, हर टिप पे होती है और उससे आगे और ज़्यादा जड़ें निकलती हैं। A little above the root cap is a region which have very fine roots here which help to root to absorb water and salt from the soil। वो कह रहे रूट टेप के साथ इस तरह छोटे छोटे फाइन हेयर्स होते हैं जिनका क्या काम होता है, वो ज़मीन से पानी और क्या कहते हैं मदनियात यानी कि मिनरल्स को और साल्ट को ऑब्जर्व करता है, चूसता है और पौधे की तरफ देता है। ठीक है, यानी छोटी छोटी जो हेयर्स होते हैं ना, ये ज़मीन से पानी, साल्ट और मादनियात को खींचता है और पूरे पौधे को ऊपर की तरफ देते हैं, यानी वो स्टेम की मदद से ऊपर चले जाते हैं। सम रूट्स हैव वन थिक मेन रूट फ्रॉम विच ब्रांचेस रूट्स ग्रो, यानी कि कुछ रूट्स एक ही बड़ी सी रूट होती है जिसके आगे फिर ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, सच रूट लाइक कैरेट रेडिश आर कॉल्ड टेप रूट, ये यानी मूली गाजर वाली रूट को कहते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, टेप रूट। एक ही जो बड़ी सी रूट होती है उसे टेप रूट कहा जाता है। इन सम प्लांट लाइक ग्रास मेनी ब्रांचेस रूट्स ऑफ द सेम साइज ग्रो आउट एट द सेम टाइम, सच रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। तो इस तरह कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो बिल्कुल क्या होती हैं, ग्रास की तरह छोटी 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 बहुत सी होती हैं, तो इन्हें बोलते हैं फाइब्रस रूट। एक ही बड़ी रूट को बोलते हैं टेप रूट, और जो बहुत सी छोटी छोटी रूट्स होती हैं निकली हुई उन्हें फाइब्रस रूट बोलते हैं। सम रूट्स लाइक द ऑनियन बल्ब ग्रो डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेम, दे आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। और कुछ रूट्स जो होती हैं वो डायरेक्ट जो है वो स्टेम के साथ यानी कि निकल जाती हैं, तो उन्हें बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट, जैसे कि प्याज हो गया। ठीक है, ऑनियन। फंक्शन ऑफ रूट, रूट का काम क्या है, अ रूट फिक्स द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, रूट का काम होता है ये पौधे को ज़मीन के अंदर फिक्स रखती है। इट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल साल्ट फ्रॉम द सॉइल, अ रूट में स्टोर फूड एज वेल। तो वो कह रहे हैं कि रूट का क्या काम होता है, ये पानी और मादनियात और नमकियात जो होती हैं, मिनरल साल्ट जो होते हैं, उनको ज़मीन से एब्जर्व करते चूसता है और पूरे पौधे की तरफ भेज देता है। और रूट, जैसे हमने अभी पढ़ा था, स्टेम में भी बहुत से जो ऐसे पौधे हैं जिनकी स्टेम में स्टोर होती है फूड, तो इस तरह बहुत से पौधे ऐसे जिनकी रूट में जो है वो एक्स्ट्रा फूड स्टोर होती है। तो आज हमने रूट और स्टेम के फंक्शंस के बारे में पढ़ा। तो स्टेम का फंक्शन क्या है, ये पौधे को खड़ा होने में, इसके साथ लीव्स होते हैं जिससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और स्टेम का क्या काम होता है, स्टेम पत्ते से सारी खुराक पूरे पौधे में लेके जाते हैं, और स्टेम का रूट के साथ क्या काम होता है, रूट से पानी और मादनियात लेके वो भी ऊपर पूरे पौधे तक पहुँचाती है। इसी तरह रूट के काम भी आपको पता चल गए। रूट 3 किस्म की होती हैं, एक टेप रूट होती है, ठीक है, जो एक ही बड़ी सी होती है, जो छोटी 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 बहुत सी रूट्स होती है उन्हें फाइब्रस रूट बोलते हैं, और जो एक ही जो रूट के साथ एकदम से स्टेम बन जाए, ठीक है, उसको एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। और रूट का काम क्या होता है, ये पौधे को क्या करता है, फिक्स करता है एक जगह पे ज़मीन में, और पानी और मदनियात जो है वो पौधे को फ्रॉम करता है। ओके बेट, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिमल्स के बारे में। इससे पहले हमने इस टॉपिक में पढ़ा है फ्लावरिंग प्लांट जो है उसके पार्ट्स के बारे में, यानी उसके 2 पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और किस तरह वो काम करते हैं, और रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन से पार्ट आते हैं और वो किस तरह काम करते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम एनिमल्स की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि जानवरों कैसी स्ट्रक्चर होती है, कैसी साख्त होती है, उनकी बॉडी किस तरीके से बनी होती है। द बॉडी ऑफ एन, पहले मैं रीडिंग कर लेती हूँ, जहाँ तक रीडिंग की फिर मैं वहाँ तक समझा भी दूँगी। द बॉडी ऑफ एन एनिमल कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप, द हेड एंड द ट्रंक। ठीक है, हेड 2 पार्ट हैं, जैसे हमने फ्लावरिंग प्लांट के बताए थे 2 हिस्से होते हैं, इसी तरह ह्यूमन बॉडी के भी या एनिमल की स्ट्रक्चर के भी क्या हैं, जो हैं वो 2 पार्ट हैं, एक आ गया हेड, एक आ गया ट्रंक। अब हेड क्या है, द हेड इज़ द फ्रंट or interior part of the body. It is usually contain the mouth and the sensory organs. The head also contain the brain which control and connect all sensory organs. These sensory organs help the animal detect change in its surrounding and react to them accordingly. तो कह रहे हैं कि सबसे पहले 2 हिस्से होते हैं जानवर के, ठीक है, किसी भी जानवर के स्ट्रक्चर के, एक आगे उसका हेड और बाकी जो पीछे होते हैं वो उसको क्या होता है,
ट्रंक। तो हेड में क्या आ जाता है, हेड में उसका माउथ आ, इस हेड को एंटीरियर पार्ट बोला जाता है। हेड में माउथ आ जाता है, ब्रेन आ जाता है, ठीक है, और सेंसरी ऑर्गन। ऑब्वियसली ब्रेन होगा तो सेंसरी ऑर्गन ब्रेन के साथ ही होंगे, यानी कि ब्रेन जो है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। और सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं, यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स मीन कि हमारी बॉडी में कहीं भी कहीं पेन हो जाता है, कहीं लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वो सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो एकदम से हमारे ब्रेन को क्या कर देते हैं, इस बात के बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। तो हेड में क्या क्या होता है, माउथ आ जाता है, सेंसरी ऑर्गन आ जाते हैं और ब्रेन आ जाता है। इसी तरह ट्रंक में अब क्या आ जाते हैं, ट्रंक को जैसे हेड को एंटीरियर पार्ट बोला जाता है ना, तो ट्रंक को पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी कहा जाता है, ठीक है। ट्रंक कौन सा हिस्सा है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। हेड आ गया एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी और ट्रंक आ गया पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, विच कंटेन ऑल इम्पॉर्टेंट ऑर्गन एंड सिस्टम ऑफ द बॉडी। ऑब्वियसली सारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन कौन कौन से हैं, हार्ट आ गया, हमारा दिल, लंग्स आ गए, इसी तरह हमारी किडनीज आ गई, ये जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं ये सारे, और भी बहुत से इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं, ये सारे हमारे ट्रंक में होते हैं। इट आल्सो इंक्लूड, और इसमें और भी बहुत सी चीज़ें शामिल हैं, जैसे लिम्स विच इनेबल द एनिमल्स टू मूव। और लिम्स यानी कि वो अज़ा जो जानवरों को हरकत करने में मदद देते हैं, जैसे बाजू और टांगे हो गई जिससे वो चलते हैं, ठीक है ना, जिससे जानवर चलते हैं, यानी टांगे, ये लिम्स आ गए। और एज़ा जो मूव करने में मदद देते हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि वो ट्रंक में आते हैं, जैसे कि टांगे हो गई, ठीक है, और बाजू एक चीज़ को दूसरी जगह पे रखने के लिए इस्तेमाल हो गए। तो आज हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल के बारे में। इट्स एनफ फॉर टुडे। यहाँ से यहाँ तक यानी कि 2 हिस्सों के बारे में पढ़ा है कि एनिमल की स्ट्रक्चर के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है ट्रंक। हेड को बोलते हैं इंटीरियर पार्ट और ट्रंक को बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट। हेड में माउथ भी आ जाता है, ब्रेन भी आ जाते हैं और सेंसरी ऑर्गन्स आ जाते हैं। और इसी तरह ट्रंक में क्या को बोलते हैं, पोस्टीरियर पार्ट। इसमें हमारे जितने भी काम करने वाले अज़ा हैं, ठीक है, जैसे लंग्स, किडनी, हार्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या आ गए, ट्रंक में मौजूद हैं। और ट्रंक में लिम्स भी होते हैं, यानी वो अज़ा जो वो लिम्स जो हमें मूव करने में मदद देते हैं, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। आज हम पढ़ेंगे स्केलेटन के बारे में कि स्केलेटन क्या होता है और उसकी कितनी किस्में होती हैं। तो स्केलेटन को मैं पहले जर्नल आपको बता दूं, ये ढांचे को कहते हैं, ठीक है, और ये किससे मिलके, ये बोन्स से मिलके बनाते हैं। जब बहुत सी बोन्स मिल के एक शेप बनाती हैं, जैसे अब हमारी बॉडी ऊपर से गोश्त हटाओ तो नीचे बहुत सी हड्डियाँ मिल के क्या करती हैं, एक शेप बनाती, तो उसे क्या कहते हैं, उसे स्केलेटन बोलते हैं। तो स्केलेटन किससे मिलके बनता है, बोन्स से मिलके बनता है। चलें अब यहाँ से आगे मैं आपको बता रही हूँ क्या करना है, पहले रीडिंग कर लेती हूँ। एनिमल बॉडीज skeleton. Animal bodies are soft and elastic, so they need a hard substance to support them. कि जानवरों का जिस्म जो होता है वो बहुत नर्म होता है और इलास्टिक, यानी कि उसमें उसकी वो जैसे इलास्टिक होती है, यानी कि रिलैक्स और कंट्रैक्ट होने का उनमें मादा होता है, यानी कि वो सिकुड़ भी सकते हैं, एक्सपेंड भी हो सकते हैं, खुल भी सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जानवरों की बॉडी बहुत नर्म होती है। ऑब्वियसली बेटा अगर आप सोचें कि आपकी बॉडी में हड्डियाँ ना हो, आप देख लें कि बॉडी में अगर हड्डियाँ ना, तो हम सिर्फ क्या एक गोश्त का लोथड़ा सा है, ठीक है, वो बहुत सॉफ्ट सा और क्या इलास्टिक सा, ठीक है, जिसे जिस साइड मोड़ा मुड़ जाते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत होती है एक हार्ड सब्सटेंस की, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट कर सके, हमारी बॉडी को सहारा दे सके, हमारी बॉडी को चलने फिरने में मदद कर सके वो सब्सटेंस। तो वो सब्सटेंस क्या होता है, वो स्केलेटन होता है। Some soft bodies animal like jellyfish do not have a hard skeleton. The surrounding water support the body. तो वो कह रहे हैं कि सारे जानवरों की बॉडी को कुछ ना कुछ जो है वो हार्ड सब्सटेंस की ज़रूरत होती है। इस तरह जेलीफिश भी एक एनिमल है, ठीक है, तो वो क्या है, उसकी सॉफ्ट बॉडी नहीं है, बल्कि उसका क्या है, बॉडी का सराउंडिंग सपोर्ट द उसकी बॉडी जो है उसको वो पानी सपोर्ट करते हैं जिसमें वो रहती है। द हार्ड मटेरियल विच सपोर्ट एंड गिव्स शेप टू द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड द स्केलेटन। तो वो हार्ड मटेरियल जो किसी बॉडी को सपोर्ट करता है, उसे हर और शेप देता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं, ठीक है, हमारा ढांचा जो है। देख लें बेटा
अब हाथ की बोन्स और तरह से जुड़ी हुई हैं, हमारे हाथ की बोन और तरह से जुड़ी हुई हैं। इसी तरह हमारे जो स्कल यानी हमारे जो सर का जो ये ढांचा होता है इसे स्कल कहते हैं, इसकी हड्डियाँ और तरीके से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, जिसमें आंखों की जगह है, कानों की जगह है, नोज़ी की जगह है, माउथ की जगह है, ठीक है। तो इसी तरह हर जो है बॉडी पार्ट, हर स्केलेटन अपनी शेप वो शेप भी देते हैं और सपोर्ट भी देते हैं बॉडी को। टाइप्स ऑफ स्केलेटन में आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के बारे में, ठीक है। हाइड्रो पानी को कहते हैं, तो देखते हैं इसमें किस तरह के स्केलेटन को इसके साथ जो है वो कंपेयर किए हुए। सम सॉफ्ट बॉडीज एनिमल लाइक अर्थवॉर्म एंड कैटरपिलर डू नॉट हैव हार्ड स्केलेटन। हार्ड स्केलेटन यानी हड्डियों वाला, जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन है, ढांचा है। तो कह रहे हैं कि बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जैसे ये कीड़े मकोड़े हो गए, कैटरपिलर और अर्थवॉर्म। कैटरपिलर वो बेटा ये अक्सर अपने पत्तों पे ग्रीन कलर का छोटा सा एक कीड़ा देखा होगा, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर इस तरह से कीड़ा बना होता है, एक मिनट, इस तरह से वो पत्ते के ऊपर चल रहा होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का। उसकी बॉडी के अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है, ठीक है, वो लिक्विड उसे सपोर्ट भी करता है इधर उधर मूव करने में। और दिस टाइप ऑफ स्केलेटन, इस तरह के स्केलेटन को, क्योंकि स्केलेटन का मतलब है वो सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को शेप दे या सपोर्ट करे, ठीक है, तो उसे स्केलेटन कहते हैं। तो इस तरह के जो स्केलेटन होते हैं उसे बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, यानी कि ये भी क्या है, बॉडी को सपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो इस तरह अर्थवॉर्म में और कैटरपिलर में जो स्केलेटन पाया जाता है उसे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहा जाता है। जो स्केलेटन के बारे में अपने नाम से ही बता रहा है कि एक्सो बेरूना इंडो अंदरूना, यानी कि बाहर, किसी भी बॉडी के बाहर जो स्केलेटन होता है ना उसे बोलते हैं एक्सो स्केलेटन। एक्सो मीन बाहर, ठीक है, एक्सो बाहर, और इस तरह आगे इंडो स्केलेटन, इंडो अंदर, ठीक हो गया। And exoskeleton is found in most invertebrates. The body of insects are covered by hard, tough skin or cuticles, which is made up of strong, waterproof material called chitin. The cuticle is composed of plates and hollow tube, which not only protect and support the body but also give it a specific shape. Movement is brought about by muscles which are attached to inside of the skeleton. ठीक है, तो इसकी पहले मैं आपको आपकी आंखों के सामने आ जाए, आपने देखा होगा टोर्टाइज, ठीक है, कछुआ आपने देखा हुआ है, उसके ऊपर क्या होता है, एक्सोस्केलेटन, इतना सा खोल सा बना हुआ है, हालांकि उसकी बॉडी अंदर से क्या होती है, उसके अंदर छुपी हुई होती है, तो वो उसका एक्सोस्केलेटन होता है, वो उसका जो ऊपर से होल होता है, ठीक है। इसी तरह आपने स्नेल देखी होगी, ऊपर से उसका क्या बना होता है, एक हार्ड सा होल बना होता है, वो भी उसका एक्सोस्केलेटन है। तो अब एक्सोस्केलेटन के बारे में ये बता रहे हैं कि ये बहुत से इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के बारे में कल भी मैंने क्लियर किया था। इनवर्टिब्रेट्स वो जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, जैसे काओ, बफेलो, ये सारे। और इनवर्टिब्रेट्स वो वाले एनिमल्स हो गए जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ठीक है, जैसे क्या क्या आ गए, जैसे इंसेक्ट्स आ गए, कीड़े मकोड़े जब पाँव के नीचे आ जाते हैं तो ख़त्म, कोई उनके अंदर हड्डियाँ नहीं होती, कोई उसके अंदर यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो कह रहे हैं कि एक्सोस्केलेटन बहुत से इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं जिनके अंदर हड्डियाँ नहीं होती। ऑब्वियसली स्केलेटन जो है, स्केलेटन के बारे में पढ़ रहे हैं और स्केलेटन मिल के ही हड्डियों से बनता है। तो इस तरह ये क्या है कि बहुत से इनवर्टिब्रेट्स के बारे ऐसे हैं जो जिनका एक्सोस्केलेटन है। द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स आर कवर्ड बाय हार्ड टफ स्किन आर क्यूटिकल। तो उनकी बॉडी क्या होती है, एक हार्ड यानी सख्त, टफ भी सख्त को बोलते हैं, सख्त सी स्किन होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। और ये किससे मिल के बनी होती है, ये किटन से मिल के बनी होती है, ठीक है। या वाटर प्रूफ होती है कुछ बॉडी, या किटन होती है। आप अपनी आंखों के आगे अगर वाटर प्रूफ ला रहे हैं तो स्नेल यानी जिससे हम चिपकरीटी बोलते हैं वो ले आएँ, और अगर हार्ड को ला रहे हैं तो अपनी आंखों के सामने टोर्टाइज किचुए को ले आएँ, ठीक है। The cuticle is composed of plates and hollow tube which not only protect and support the body but also give it specific shape. यानी कि जो क्यूटिकल होते हैं, वो जो प्लेट्स होती हैं, ये जो स्ट्रॉन्ग आउटर उनकी स्किन होती है, वो ना सिर्फ प्रोटेक्ट हिफाजत करती हैं, ये सपोर्ट उन्हें उस इंसेक्ट की बॉडी को सपोर्ट करती है, सहारा देती हैं, बल्कि उन्हें क्या करती हैं, एक स्पेसिफिक शेप भी देती है, उनकी अपनी एक शेप भी होती है, ठीक है। Movement is brought about by muscles which are attached inside of the
एक्सोस्केलेटन। और इनकी मूवमेंट कैसी होती है? सपोर्ट, प्रोटेक्शन और शेप देता है इनको इनका एक्सोस्केलेटन मीन्स कि इनका क्यूटिकल। और इनको क्या होता है, जो इनकी मूवमेंट होती है वो इनकी बॉडी के अंदर जो मसल्स होते हैं ना उनकी वजह से, क्योंकि बोन्स नहीं होती, स्केलेटन नहीं होता, इनवर्टिब्रेट्स है, एक्सोस्केलेटन है, बेरूना स्केलेटन है, तो सिर्फ क्या होती है इनके मसल्स इन्हें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। उसके बाद डिफरेंट कलर्स ऑफ एक्सोस्केलेटन हेल्प द एनिमल, यानी कि एक्सोस्केलेटन के बहुत से मुख्तलिफ रंग होने की वजह से हेल्प द एनिमल, ये उस जानवर की मदद करता है टू हाइड, कि वो अपने आप को छुपाए, फ्रॉम प्रीडेटर्स, अपने दुश्मनों से, ठीक है, जो शिकार करते हैं दूसरे एनिमल्स या कोई भी, एंड ऑल्सो टू अट्रैक्ट इट्स मेट, और अपने और उसके अपने फेलोज़ यानी उसके साथी, उस तरह के और जानवर उसे अट्रैक्ट करते हैं। मेट हो गए साथी, प्रीडेटर्स हो गए दुश्मन, यानी कि इस तरह एक्सोस्केलेटन के मुख्तलिफ रंग होने की वजह से उस जानवर की मदद होती है इस तरह के। एक तो वो दुश्मन से बच जाता है, अगर ग्रीन कलर का है, ग्रीन झाड़ियों में कहीं ना कहीं घुस गया, पता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई है या नहीं, और अगर ग्रीन ही कलर का है तो उसके अपने मेट जो हैं, फेलोज़ जो हैं, वो उसको ढूंढ लेते हैं। द एक्सोस्केलेटन डज नॉट ग्रो विद द बॉडी ऑफ द एनिमल। जैसे बड़े होते हैं ना, हम वर्टिब्रेट्स हैं ना, हमारी रीढ़ की हड्डी है, इस तरह काऊ वगैरह जो एनिमल्स हैं उनकी भी रीढ़ की हड्डी है। तो वो जैसे जैसे बड़े होते हैं, पहले क्या होता है, काफ यानी कि काऊ का बच्चा छोटा होता है, फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसके साथ उसका स्केलेटन भी ग्रो करता है, बड़ा होता है, यानी पहले छोटा होता है फिर वो बड़ा हो जाता है। जैसे हम ह्यूमंस पहले बेबी होते हैं और फिर इसी तरह हमारा स्केलेटन भी ग्रो अप करता है। लेकिन एक्सोस्केलेटन डज नॉट ग्रो विद द बॉडी ऑफ एनिमल, एक्सोस्केलेटन बॉडी के साथ ग्रो नहीं करता। सो द एनिमल ग्रो, द क्यूटिकल इज शेड एंड अ न्यू वन ग्रो इन इट्स प्लेस। क्या होता है, जैसे एनिमल बड़ा होता है तो वो क्या, क्यूटिकल क्या होता है, शेड यानी कि हट जाता है, वो जो ऊपर से उनका होल हो जाता है वो हट जाता है, और एक नया जो है वो न्यू वन ग्रो, एक नया जो है वो जानवर या कह दें आप, इंसेक्ट कह दें, वो ग्रो हो जाता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड मॉल्टिंग, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मॉल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। कुछ के ऊपर क्या होता है, उनके फीदर्स या उनके जो होते हैं बाल होते हैं उस जानवर के, उसकी वजह से वो उसको एक एक्सोस्केलेटन मिलता है। तो मॉल्टिंग का प्रोसेस वो होता है जिसमें उनका ऊपर वाला एक्सोस्केलेटन हट जाता है। जैसे ही चीज़ बड़ी होती है नीचे से ना, एनिमल या इंसेक्ट, तो ऊपर से वो एक्सोस्केलेटन हट जाता है, यानी कि जैसे स्केलेटन विद द पैसेज ऑफ टाइम बॉडी के साथ ग्रो करता है, इस तरह एक्सोस्केलेटन बॉडी के साथ ग्रो नहीं करता। तो आज ठीक है, जैसे हमने क्या किसका नाम दिया था, क्यूटिकल इज शेडेड, शेड वो यानी हट जाता है, और इस प्रोसेस को मॉल्टिंग कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मॉल्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इंडोस्केलेटन यानी अंदरूनी ढांचा, जैसे हम ह्यूमंस के अंदर है, ठीक है। ये देख लें, ये ह्यूमन का ढांचा है, इसी तरह ये आगे क्या है, रैबिट का स्केलेटन है, ठीक है। ये इंडोस्केलेटन यानी कि बॉडी के अंदर जो ढांचा पाया जाता है। कल हमने एक्सो पढ़ा था, वो जैसे आ गया उसका क्या कहते होते हैं, मैंने कौन सी चीज़ें बताई थी कल, वो किचुआ वगैरह, उसके ऊपर वो जो बना होता है होल, स्नेल के ऊपर बना होता है, ठीक है, वो एक्सो है। तो अब आज पढ़ेंगे इंडोस्केलेटन के बारे में। पहले मैं रीडिंग कर लेती हूँ, फिर इसके बारे में आपको समझा लेती हूँ। All vertebrates are supported by a hard internal skeleton called the endoskeleton. The endoskeleton is made up of bones of different shapes and size. It grows with the body of the animal. It supports the body and gives its shape. It protects the internal organ and help in the movement of the body. The long bone produce red and white blood cell. ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, जितने भी रीढ़ की हड्डी वाले जानवर हैं, जैसे हमने पढ़ा था एक्सोस्केलेटन जो है वो इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है ना, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो कह रहे हैं कि इंडोस्केलेटन उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, उन तमाम एनिमल्स में होता है जो वर्टिब्रेट्स हो, जिनकी रीढ़ की हड्डी हो। बाय अ हार्ड स्केलेटन कॉल्ड द इंडोस्केलेटन। द इंडोस्केलेटन ये किससे मिलके बना होता है, मेड अप ऑफ बोन्स ऑफ डिफरेंट साइज़। बिल्कुल जी, ये मुख्तलिफ साइज़ की और शक्ल की बोन्स से मिलके बना हो। ये देख नीचे हेड का, तो ये इसकी शेप और है इधर की बोन की, और इसका साइज़ भी और है। फिर आप ये देख लें, एल्बो का देख लें, फिर ठीक है, इस तरह आगे फिंगर्स देख लें, छोटी छोटी बोन्स अपने आप पाँव की देख लें, बाकी ये रिब्स देख लें, पसलियाँ देख लें, पूरी बॉडी देख लें। तो ये मुख्तलिफ जो है वो साइज़ की बोन्स से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो बहुत सी किस्म की छोटी बड़ी हड्डियाँ मिलके क्या बनाती हैं,
स्केलेटन बनाती हैं। ठीक है, स्केलेटन किससे मिलके बना होता है? हड्डियों से, यानी बोन से मिलके बना होता है। बहुत सी छोटी बड़ी हड्डियाँ मिलके क्या बनाती हैं? स्केलेटन बनाती हैं। ठीक है, it protect the internal organ and help in the movement of the body. it protect, ये क्या करती है? हिफाजत करती हैं the internal organ, अंदरूनी ऑर्गन्स की। अब ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऑर्गन्स हमारा हार्ट हो गया, हमारे लंग्स हो गए, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे मैदा शेदा जो कुछ भी आ, ये सारे हमारे क्या है? ऑर्गन है। तो ये देख लें। और इस तरह ये हमारा ब्रेन भी क्या है? हमारा ऑर्गन है। तो अगर आप लोग ये देखें तो आपको समझ आ जाएगी। मैं जूम करती हूँ। ब्रेन, यहाँ इधर अंदर ब्रेन होता है, ठीक है, उसको कौन सा ये हमारा ब्रेन ऑर्गन है ना, तो यही लिखा हुआ है कि ये हमारी बॉडी को ना सिर्फ जो है वो क्या करती है? हड्डियों से एक शेप देती हैं, बल्कि उनके डिफरेंट ऑर्गन्स को भी क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, उनकी हिफाजत करती है। तो स्कल, सर के स्केलेटन को क्या कहते हैं? ढांचे को क्या कहते हैं? स्कल। तो ये स्कल जो यानी हड्डियाँ हैं, तो ये क्या करती है? हमारे ब्रेन की हिफाजत करती है, दिमाग की। देखे, जब कोई बच्चा गिर जाता है या कोई बड़ा गिर जाता है तो एकदम से उसके सर से खून आता है। कभी आपने ये नहीं सुना था होगा कि उसका दिमाग फट गया, बल्कि ये सुना होगा कि हाँ जी फलां का सर फट गया, उससे खून आ रहा है। इसी तरह जब कोई मुंह के बल गिरता है तो हम लोग कहते हैं कि इसका क्या हो गया है? इसकी पसलियाँ जो है, रिब्स जो हैं वो निकल गई, पसली निकल गई, ये पसली ऊपर नीचे होगी। हमने कभी ये नहीं कहा कि इसका दिल फट गया, गिरने से इसका दिल फट गया। ठीक है, तो ये जो होती हैं बोन्स ना, ये जो स्केलेटन जो है ना, ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। ऐसे ही ठीक है, इस तरह हमारे लंग्स को, हमारे किडनी को, हमारे स्टमक को, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, इसको ये स्केलेटन क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आगे ही समझ। द लॉन्ग बोन्स प्रोड्यूस रेड एंड वाइट ब्लड सेल। और जो लंबी लंबी हड्डियाँ होती हैं ना, ये हमारी बॉडी को क्या करती हैं? वाइट और रेड ब्लड सेल भी प्रोड्यूस करती है। इससे रेड और वाइट ब्लड सेल भी बनता है। होपफुली आप सबको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए अच्छे से समझ आ गई होगी आप लोगों को। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।